हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 5। और आज के चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स। हम सभी अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं। हम क्यों, जितने भी एनिमल्स हमको आसपास दिखते हैं सभी एनिमल्स अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं। सभी एनिमल्स इधर से उधर जा सकते हैं। तो ये एनिमल्स अपने बॉडी को मूव कैसे कर लेते हैं? तो ऑब्वियसली उनके कोई ना कोई बॉडी का पार्ट ज़रूर मूव करता होगा जिसके वजह से वो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाता है। और साथ में आप अगर नोटिस करोगे तो सभी एनिमल्स एक जैसे मूव नहीं करते। कुछ वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ क्रीप करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्लीदर करते हैं और कुछ स्विम करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे अभी है टेबल 5.1 जहां पे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं कि हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमको लिखना है कि कौन से बॉडी पार्ट के मूवमेंट की वजह से ये एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं और इस तरह के एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का मूवमेंट होता है। तो देखिए मैंने ये पूरा का पूरा टेबल आपके लिए फिलअप कर दिया है। यहाँ पे कुछ एक टर्म्स हमको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, ये चार चीज़ें आपको पता है। क्रीप करने का मतलब क्या? क्रीप करने का मतलब है रेंगना। क्रॉल करने का मतलब भी होता है रेंगना। क्रीप और क्रॉल में अंतर क्या होता है कि क्रॉल जब कोई एनिमल करता है तो वो एनिमल सिंपल मिट्टी पे चलता है, और जब कोई एनिमल क्रीप करता है तो किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे, मे बी दीवार पे जैसे छिपकली चलती है, तो उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। स्लिदर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके इधर उधर टर्न लेके मूव करना, जैसे एक सांप मूव करता है। स्विम का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए देखते हैं एनिमल्स मूव कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आप से ही, दैट इज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। तो ह्यूमन बॉडी की बात अगर हम करें तो हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो हमारा बॉडी प्रॉपरली मूव कैसे कर पाता है? आप अगर अपने सिर को हिलाएंगे तो देखिएगा कि सिर जो है आपका ऊपर नीचे मूव करता है, लेफ्ट राइट मूव करता है, जबकि आपकी जो नीज है वो बेंड हो सकती हैं। आपका जो रिस्ट है वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री घूम सकता है। आपके जो आईज है वो भी मूव कर सकते हैं। तो ये हर एक ऑर्गन का मूवमेंट जो है अलग अलग कैसे है। आपके स्क्रीन पे इस वक्त टेबल 5.2 है जहां पे मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। यहां पे देखिए जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से कौन कौन से बॉडी पार्ट कंप्लीटली मूव करते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट पार्शियली मूव करते हैं, कौन सा बेंड करता है, कौन सा लिफ्ट करता है और कौन सा बॉडी पार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ये पूरा इस टेबल में भरा हुआ है। जब भी आप अपने बॉडी को बेंड करते हो या रोटेट करते हो तो आप देखोगे आपके बॉडी का वो वाला पोर्शन बेंड होता है या फिर वो वाला पोर्शन रोटेट होता है जहां पे बॉडी के दो पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल योर एल्बो, योर शोल्डर, योर नेक, इन सब जगहों को बोलते हैं जॉइंट्स। साथ में अगर आप अपने सिर के ऊपर या फेस के ऊपर, नेक के ऊपर या फिर अपने शोल्डर के ऊपर हल्का सा प्रेस करोगे अपनी उंगलियों से तो आपको पता चलेगा कि इस पोर्शन में कुछ सख्त चीजें हैं। ये सख्त चीजें या टफ चीजें क्या हैं? ये है बोन्स। बोन्स इतने मजबूत होते हैं कि बोन्स कभी भी बेंड नहीं हो पाते। तो फिर भी हमारा बॉडी जो है वो बेंड कैसे हो जाता है? क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को छू के देखोगे तो आपके बॉडी में तो बहुत सारे बोन्स हैं, तो आपका बॉडी बेंड कैसे कर जाता है? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत बोन के बारे में। तो इंसान का जब जन्म होता है द पर्सन हैज अराउंड 305 बोन्स। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो ये बोन्स जुड़ने लगते हैं और आखिरकार जब एक इंसान अडल्ट हो जाता है तो उसके शरीर में करीबन 206 बोन्स होते हैं। अगर आप बॉडी के अंदर के बोन्स को देखना चाहो तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा एक्सरे प्लेट। कभी कभार देखिएगा कि लोगों की अगर हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर उनको बोलता है एक्सरे करवाने के लिए। तो जब आप एक्सरे करवाते हो तो आपके बोन्स आपको एक्सरे प्लेट में साफ नजर आते हैं, जैसे इस स्क्रीन पर आप देख रहे हो एक्सरे इमेजेस ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स।
अब हमारा जो इंटायर शरीर है वो बोन्स से बना हुआ है, बोन्स के एक फ्रेमवर्क से बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। आपने ज़रूर देखा होगा किसी भी भगवान की मूर्ति को बनाते हुए, तो मूर्ति जब बनाई जाती है तो उसमें पहले क्या किया जाता है, पहले उसमें अंदर की तरफ एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिस फ्रेमवर्क के ऊपर मिट्टी और उसके ऊपर कलर किया जाता है। तो ये जो फ्रेमवर्क हुआ ये हमारे बॉडी में कहलाता है स्केलेटन। तो चलिए अब समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपको दो बोन नजर आ रहे हैं, एक है हिप बोन, एक है थाई बोन। ये हिप बोन और थाई बोन एक जगह पे जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस जगह को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता क्या है कि नीचे का जो बोन है वो ऊपर वाले बोन के कैविटी में, कैविटी मतलब एक राउंडेड शेप होता है बोन का जो पूरी तरह से खाली होता है, उस कैविटी में फंसा होता है। इसके वजह से क्या होता है कि थाई बोन और हिप बोन जो है वो एक दूसरे से अलग होकर मूव कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट्स में जनरली आपको सर्कुलर मोशन दिख जाता है। अगला जॉइंट है पाइवटल जॉइंट। अब आप नोटिस कीजिए आपके नेक के एरिया को। आपका जो नेक का एरिया है वहां पे अगर आप नोटिस करो तो आपका सिर जो है वो ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट मूव कर पाता है क्योंकि यहां पे है पाइवटल जॉइंट। पाइवटल जॉइंट में एक सिलिंड्रिकल बोन होता है जो दूसरे बोन को एक ऑलमोस्ट रिंग स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका नी। आपका नी आप मोड़ पाते हो जस्ट बिकॉज देयर इज अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट पे हमेशा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही पॉसिबल है, यानी कि आगे पीछे का मूवमेंट ही पॉसिबल है। अब इसके साथ साथ और एक तरह का जॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स जॉइंट। से फॉर एग्जांपल आपका जो मुंह है, आपके मुंह में जो लोअर जॉ है उसको तो आप आराम से हिला सकते हो, मगर आपके मुंह में जो अपर जॉ है वो आपका नहीं हिल पाता। क्यों? क्योंकि आपका जो अपर जॉ है वो आपके बाकी हेड के साथ एक फिक्स जॉइंट बनाता है। तो फिक्स जॉइंट में कभी भी दो बोन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर पाते हैं। अब आपकी उंगलियों को देखिए, आपकी उंगलियों में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स हैं। इन बोन्स को हम बोलते हैं कार्पल्स। अगर मान लीजिए आपके उंगलियों में कार्पल्स नहीं होते और एक स्ट्रेट बोन होता तो क्या आप अपनी उंगलियों को मोड़ पाते? बिल्कुल नहीं मोड़ पाते। अब आप अपने चेस्ट पे हाथ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए, सांस को रोके रहिए और अपने चेस्ट को आराम से छूइए। तो आपको आपके चेस्ट पे बहुत सारे बोन्स फील होंगे। इसको हम बोलते हैं रिब केज। रिब केज का मेन मोटिव होता है कि आपके इस एरिया में, चेस्ट एरिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं। उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना ही रिब केज का काम होता है। आपका जो पीठ है वहां पे अगर आप छुओगे तो पीठ के बीचों बीच आपको एक बोन दौड़ती हुई नजर आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। अगर आप अपने बैकबोन को ध्यान से छुओगे तो पता चलेगा कि ये बैकबोन जो है बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी हुई है। इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे। आपके बैकबोन में 33 वर्टिब्रेस होते हैं और आपका जो रिब केज है वो आपके बैकबोन से जुड़ा होता है। आपने जब भी वजन उठाया तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपके शोल्डर पे कुछ स्ट्रक्चर्स इंटरनली प्रोमिनेंट हो जाती हैं? इनको हम बोलते हैं शोल्डर बोन। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी में आपके स्टमक के नीचे एक बोन स्ट्रक्चर आपको फील होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक बोन। अगर ये बोन नहीं होता तो आप बैठ नहीं पाते। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने सिर को छुओगे तो वहां पे भी आपको एक बोन स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्कल। अब आप अपने कान को छुइए। आपके कान के जो नीचे का पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर लोब, ये काफी सॉफ्ट होता है। धीरे से अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए, आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, बट ये हार्डनेस आपके नॉर्मल बोन के हार्डनेस से कम है। तो ये आपका बोन है जो सॉफ्ट है। इस तरह के सॉफ्ट बोन को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। अब ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में मूवमेंट आपके बोन्स की वजह से ही हो रहा है। इसके साथ और एक चीज है जो आपके बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है।
अपने आर्म को सीधा कीजिए, अब उसको मोड़ लीजिए। तो जैसे ही आप मोड़ोगे, आपके आर्म का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फूल जाता है। ये फूला हुआ पोर्शन है मसल। मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होने पर यानी कि सिकुड़ जाने पे फूल जाता है, और जब मसल रिलैक्स रहता है तो वो एकदम नॉर्मल पोजीशन में रहता है। तो आपने जब अपने आर्म को मोड़ा तो आर्म का ऊपर वाला पोर्शन फूल गया, क्योंकि यहां का मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जबकि इसी आर्म के नीचे वाले पोर्शन का जो मसल है वो एकदम रिलैक्स्ड है। अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, आपने जैसे ही अपने आर्म को मोड़ा तो आपके अपर आर्म का जो बोन है वो थोड़ा सा मूव कर गया। ये मूवमेंट हो पाया सिर्फ और सिर्फ मसल के वजह से। तो मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं। मसल का एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मसल का दूसरा पोर्शन जो है वो रिलैक्स्ड रहता है। इसी वजह से आपके बोन का मूवमेंट हो पाता है। मगर एक चीज याद रखिए, मसल्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुल हो सकते हैं, मसल्स कभी भी पुश नहीं हो सकते। तो चलिए, इंसानों में तो हमको समझ में आ गया कि बोन और मसल्स की वजह से, साथ में जॉइंट्स की वजह से इंसानों में मूवमेंट पॉसिबल है। मगर बाकी एनिमल्स में ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल होता है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अर्थवर्म का मूवमेंट। तो अर्थवर्म को अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पे क्या होता है कि इसके बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं। अर्थवर्म में कोई बोन्स नहीं होते, इसके सिर्फ मसल्स होते हैं, और ये अपने मसल्स को एक्सटेंड और शॉर्टन करके अपने बॉडी को मूव करता है। तो अर्थवर्म को जब सामने की तरफ मूव करना होता है तो वो अपना पिछला पोर्शन जो है वो ग्राउंड के साथ फिक्स कर लेता है। फ्रंट वाले पोर्शन को वो स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करने के बाद पिछले वाले पोर्शन को वो रिलीज कर देता है, और इससे अर्थवर्म सामने की तरफ मूव कर जाता है। अर्थवर्म साथ में एक लिक्विड भी सिक्रीट करता है, एक स्टिकी लिक्विड सिक्रीट करता है जो उसको जमीन के साथ होल्ड कर रखने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम अगर हम अर्थवर्म के बॉडी के नीचे वाले पोर्शन पे देखें तो वहां पे हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिसल्स। ये ब्रिसल्स जो है ये ग्राउंड को जकड़ने में हेल्प करती हैं। साथ में और एक चीज भी आपको बता दूं कि अर्थवर्म जब मूव करता है ना तो कॉन्टिन्यूअसली खाते रहता है। तो अर्थवर्म खाते रहता है, मूव करते रहता है, एट द सेम टाइम जो खाना उसका डाइजेस्ट नहीं होता उसको वो एक्सक्रीट भी कर देता है। और ये एक्सक्रीटेड फूड जो होता है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है फॉर द प्लांट्स। तो आप देखोगे कि जिस जमीन पर अर्थवर्म होती है वहां पे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, वो जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अब स्नेल कैसे मूव करता है? तो स्नेल को अगर आप देखोगे तो स्नेल में एक सॉलिड कवरिंग होती है। ये कवरिंग बोन नहीं है, ये कवरिंग बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। स्नेल को जब मूव करना होता है तो स्नेल अपना बॉडी जो है इस हार्ड कवरिंग से बाहर ले आती है। बाहर लाने पर आपको दिखेगा कि जो बॉडी है उसका बाहर निकला है, उसके नीचे छोटे छोटे पैर बने होते हैं, और इन पैरों के मदद से स्नेल आगे की तरफ बढ़ जाता है। स्नेल के मसल्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। अब कॉकरोच कैसे मूव करता है? तो कॉकरोच को आपने देखा होगा कि कॉकरोच वॉक भी कर लेता है, क्लाइंब भी कर लेता है, एट द सेम टाइम उड़ भी लेता है। तो कॉकरोच के पैर होते हैं जिन पैरों से वो मूवमेंट करता है। एट द सेम टाइम कॉकरोच के दो विंग्स होते हैं जिन विंग्स के सहारे ये कॉकरोच उड़ भी सकता है। बर्ड्स को आपने देखा होगा कि ये वॉक कर लेते हैं या फिर कहीं पे रुक जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्चिंग, या फिर बर्ड्स फ्लाई भी कर लेते हैं। बर्ड के पास होते हैं दो तरह के लिम्स। फोर लिम्ब कन्वर्ट हो जाते हैं विंग में। फोर लिम्ब में मसल बहुत स्ट्रांग होता है और ये इन विंग्स के सहारे बर्ड्स जो है वो उड़ लेती है। बर्ड के जो हिंड लिम्स होते हैं यानी कि पीछे के जो पैर होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं, इनसे बर्ड वॉकिंग या फिर पर्चिंग कर लेता है। आप इमेजिन कीजिए एक मछली की बॉडी। मछली के बॉडी का शेप जो होता है वो बहुत अजीब सा होता है। सामने की तरफ उसका चेहरा जहां पे होता है वो नैरो होता है, पीछे की तरफ एक टेल होती है वो भी नैरो होती है, जबकि इसका बॉडी जो है काफी चौड़ा होता है। इस तरह के बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी।
तो मछली को जब मूव करना होता है तो वो अपने बॉडी के सामने वाले पोर्शन को एक डायरेक्शन में घुमाती है और साथ में अपने टेल को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाती है। इससे क्या होता है कि पानी के बहाव में मछली को एक फोर्स मिलता है जिसके वजह से मछली आगे की तरफ मूव कर जाती है। आपने जरूर एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा कि जो लोग पानी में गोताखोरी करते हैं उनके ड्रेस में भी पीछे की तरफ एक टेल जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। दिस इज बिकॉज पानी में प्रॉपरली तैरने के लिए इस तरह का स्ट्रीमलाइन बॉडी बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सांप की। सांप के बॉडी में बोन भी होता है और इसके मसल्स भी होते हैं। सांप के मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सांप अपने बॉडी को तरह तरह के लूप्स में डिवाइड कर सकता है और इन लूप्स पर वो अलग अलग मस्कुलर फोर्स लगा के सामने की तरफ मूव करता है। सांप के इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं स्लिदरिंग। साथ में आप ये भी नोटिस कीजिए कि सांप को जब भी मूव करना होता है वो इधर उधर स्लिदर करके ही मूव करती है। सांप कभी भी सीधा मूव नहीं कर पाता। तरह तरह के इन एनिमल्स के मूवमेंट्स को लेकर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल्स। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि फिश कैसे मूव कर लेता है या डिफरेंट इंसेक्ट्स कैसे मूव कर लेते हैं या फिर बर्ड्स कैसे मूव करते हैं। जो एनिमल्स धरती पे चलते हैं या दौड़ते हैं उनके जनरली 4 या 2 पैर ही क्यों होते हैं। तो इन सवालों में से बहुत सारे सवालों का आंसर अभी अभी हमने चैप्टर नंबर 5 के इस पूरे एक्सप्लेनेशन में देख लिया है। साथ में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को खत्म करने से पहले और एक्सरसाइजेस में जाने से पहले मैं आपके बुक में से आपको यह भी बता दूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। देखिए, योगा एक इंडियन साइंस है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्नॉलेज किया है। इनफैक्ट 21 जून एवरी ईयर हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। योगा आपके बॉडी के मसल्स एज वेल एज बोन्स एज वेल एज जॉइंट्स को प्रॉपर रखने में हेल्प करता है। आपके बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ पॉस्चर्स को ये कंट्रोल करता है। आपके बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी रखता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखता है। तो अगर आप प्रॉपरली फ्रॉम द राइट एज प्रॉपरली एंड रेगुलरली योगा करें तो आपकी बॉडी जो है वो फिट रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिजीजेस नहीं हो सकती। ऑब्वियसली आपको डिजीजेस हो सकती हैं, मगर योगा जो है आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। मगर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि योगा में बहुत सारे ऐसे आसन भी हैं जो हर किसी के लिए नहीं है। तो अगर आपको योगा करनी है तो मेरा जो सुझाव रहेगा, जो हल्के आसन हैं उनसे शुरू कीजिए। जो थोड़े से डिफिकल्ट या थोड़े से टिपिकल जो आसन होते हैं उन आसनों को करने से पहले यू नीड टू टेक अ प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस। तो अब चले आइए पेज नंबर 57 पर एक्सरसाइजेस में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। 1 का बी, a combination of bones and cartilages form the skeleton of the body. Question number 1 का C, bones at the elbow are joined by the hinge joint. Question number 1 का D, contraction of the dash pulls the bones during movement. तो ये क्या होगा? Muscles. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। A is the movement and locomotion of all animals is exactly the same. It is completely false. तो चलिए मैं आपको मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर बता देता हूं। मान लीजिए आप एक जगह पे चुपचाप शांति से बैठे हो, उस समय भी आपके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। कैसे? तो जब आपकी पलकें झपकती हैं तो आपकी आंखों में मूवमेंट होता है। जब आप सांसें लेते हो तो आपका पेट जो है वो फूलता है, पेट जो है वो सिकुड़ता है। तो ऑब्वियसली ये सभी के सभी चीजें मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जिससे आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, यानी कि आप एक रूम से निकलकर अगर दूसरे रूम में जाते हो तो यहां पे इस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन, क्योंकि यहां पे आपने अपना पोजीशन, अपना प्लेस जो है वो बदल लिया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन।
तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद वापस से इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्या आपको लगता है कि सभी एनिमल्स में मूवमेंट और लोकोमोशन एक जैसे होते हैं? ऑब्वियसली नहीं, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स ही रहेगा। चले आते हैं बी में, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। कार्टिलेज तो उन बोन्स को बोलते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। 2 का सी, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। ऑफ कोर्स दे हैव जॉइंट्स। अगर फिंगर्स में जॉइंट्स नहीं होते तो फिंगर्स को हम मूव कैसे कर पाते? चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पर, द फोर आर्म हैज 2 बोन्स। दिस इज ट्रू। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ई पर, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। नहीं, स्नेल में आउटर स्केलेटन होता है, सो दिस इज फॉल्स। चले आते हैं 3 पर, दैट इज मैच द फॉलोइंग। अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, फिश हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, स्नेल has outer skeleton, cockroach can fly in air। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आंसर द फॉलोइंग। ए देखिए, what is ball and socket joint? So ball and socket joint is a type of joint where one of the joining bones form a cavity. This cavity is completely hollow. There is another bone which is entered into this cavity in such a way that the second bone can move inside the cavity in 360 degree, and this is known as the ball and socket joint. Example is the shoulder joint which we have. Question number 4 का B, which of the skull bones are movable? तो movable skull bones में आपको क्या मिलेगा? Obviously you have the lower jaw। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सी में, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स? तो एल्बो का मूवमेंट पीछे की तरफ क्यों नहीं होता? द रीजन इज आवर एल्बो जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट, एंड हिंज जॉइंट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इससे ज्यादा मूवमेंट इस एल्बो जॉइंट में पॉसिबल ही नहीं है। सो विद दिस वी विल एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। चैप्टर नंबर 6 का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।